हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुकुल कृषि कोचिंग राजनांदगांव में। तो दोस्तों, आज फिर से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सीरीज के साथ हम जुड़ने वाले हैं। जिस तरीके से मैंने इसके पहले एनिमल हस्बेंड्री के बेसिक टॉपिक पर क्वेश्चन सीरीज लाया था और आप सभी ने उसको ज्वाइन किया है। अगर जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है वो जाकर के ज्वाइन करेंगे। और आज का जो क्वेश्चन सीरीज रहेगा वो रहेगा बेसिक एग्रीकल्चर पर। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 क्वेश्चन जो बेसिक एग्रीकल्चर से हर साल पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन आज मैं लेकर के आया हूँ। और इसको सॉल्व करने के बाद आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि आने वाले पीटी एग्जाम तक हम डेली इसी प्रकार के क्वेश्चन सीरीज लेकर के आएंगे, जिसमें टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन सीरीज रहेगा एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन और बायोलॉजी, इन तीनों सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन सीरीज में कवर करेंगे। और साथ ही आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी हम लोग सॉल्व कराते जाएंगे। तो सारा सारा अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हर दिन इसमें अपडेट रहिए, ताकि हर दिन आपको अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन सीरीज देखने को मिले और आपको उस क्वेश्चन सीरीज से बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, तो बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चन सीरीज को। ठीक है, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, एग्रोनॉमी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें एग्रीकल्चर के वर्ड को पूछा जाता है कि ये वर्ड कौन सी भाषा से निकला है। ठीक है, तो ये जैसा क्वेश्चन है, एग्रोनॉमी जो शब्द है यानी कि शस्य विज्ञान जो शब्द है वो कौन से भाषा से लिया गया है। तो आप लोग को एक ट्रिक बता देता हूँ, जितने भी शब्द के अंत में नॉमी, लॉजी, लॉगस ये शब्द आते हैं, वो सारे के सारे वर्ड जो रहते हैं वो रहते हैं ग्रीक वर्ड के। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, एग्रोनॉमी जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, एग्रोनॉमी हो गया, पेडोलॉजी हो गया, डेफोलॉजी हो गया, एंटोमोलॉजी हो गया। ऐसे सारे वर्ड आपको देखने को मिल रहा है जिसमें लॉजी, लॉगस ऐसा सब लगा हुआ है। तो ऐसे सारे वर्ड आपको ग्रीक के रहेंगे। लेकिन जिन वर्ड के सबसे लास्ट में कल्चर शब्द आता है, वो सारे के सारे वर्ड जो रहते हैं वो किसके रहते हैं, लैटिन के रहते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है एग्जाम हॉल में, जिनमें लॉजी लगेगा वो ग्रीक वर्ड रहेगा और जिनमें कल्चर शब्द रहेगा वो लैटिन वर्ड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो आ रहा है हमारे सामने वो क्या है, ओलेरी कल्चर शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, अब जैसे कि मैं अभी तुरंत आप लोग को बताया हूं कि जिस शब्द के अंत में कल्चर शब्द आएगा वो वर्ड जो रहेगा वो लैटिन वर्ड रहेगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कहता है गेहूं और चावल के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। किसके किसके उत्पादन में बोल रहा है, एक तो गेहूं का बोला और एक चावल। ठीक है, तो दोनों के उत्पादन में भारत का कौन सा पोजीशन है। तो पहला बता देता हूं, पहला जो पोजीशन है वो है चीन का। ठीक है, लेकिन हमको भारत का पूछा है तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा भारत। तो गेहूं और चावल उत्पादन में विश्व में भारत का जो स्थान है वो है दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ क्वेश्चन आप लोग को अनुसंधान संस्थान से भी देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोग को कुछ कुछ चीजें पूछा जाता है। जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यानी कि इसको शॉर्ट में बोला जाता है CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये दोस्तों हमारे भारत में स्थित है और इसका जो लोकेशन है वो है कटक, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन इसी की जगह आपको पूछ देता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो कि कैसे लिखा था, IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपको इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे तो वो होगा मनीला, फिलीपींस में। समझ आ गया। पांचवा नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। कहता है इनमें से किसके उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, मूंगफली, फल, चावल और दलहन। तो मूंगफली हो गया, फल हो गया, चावल, इन सभी में भारत का जो है वो सेकंड पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, सेकंड पोजीशन। लेकिन जो दलहन है, दलहन उत्पादन में भारत पहले नंबर पर आता है। ठीक है,
टोटल पल्स उत्पादन करने में भारत का पहला स्थान है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं, कहता है सोयाबीन के उत्पादन में अग्रणी राज्य यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे है। तो इस प्रकार से विभिन्न फसलों के, विभिन्न अनाजों के उत्पादन से संबंधित क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे फिर कहता है कुल दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। जैसे आपको पता है कि अगर विश्व में पूछे सबसे ज्यादा दलहन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा भारत आता है। लेकिन अब भारत के अंतर्गत पूछा है कौन सा राज्य जो है सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करता है, तो उसमें आएगा हमारा मध्य प्रदेश। लेकिन हमको पूछ दे यहीं पर, यहाँ तो दलहन पूछे लेकिन हमको पूछ दे अनाज उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तब क्या आएगा, उत्तर प्रदेश। लेकिन हमको पूछे तिलहन उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे कौन है, तब उस समय आप लोग क्या क्या याद रखोगे, उस समय आप लोग याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है तिलहन के उत्पादन में आगे है, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, कहता है किसान दिवस कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन को आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं सभी बच्चों से जो भी वीडियो देख रहे होंगे सभी से जानना चाहूंगा कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। बेटा आप लोग एग्रीकल्चर वाले और आपको ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके सामने 4 ऑप्शन रख दे, उन चारों में से जो भी आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे, ठीक है। ओके, फिर 9वां क्वेश्चन कहता है सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो बेसिकली कुछ क्रॉप का प्रोटीन परसेंटेज, ऑयल परसेंटेज आप लोग को पूछा जा सकता है। तो ये सोयाबीन का अधिकतर पूछा जाता है, सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, ठीक है। वैसे तो सोयाबीन में तेल भी पाया जाता है, तो दोनों को मैं यहाँ पर बता देता हूँ। सोयाबीन में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो लगभग आप लोग को 44 से 46%, यानी कि यहाँ पर 45% लेना पड़ेगा। तो सोयाबीन में प्रोटीन जो होता है वो 45 से 46% के आसपास होता है। लेकिन अगर बात करें तेल की, तो तेल की जो मात्रा होता है वो 20 से 22% के लगभग होता है सोयाबीन में, ठीक है। और इनसे तेल और दाल दोनों प्राप्त होता है, इस वजह से इनको वंडर क्रॉप की भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर आता है चने में प्रोटीन, यानी कि चना में प्रोटीन कितना पाया जाता है, ऐसा पूछा जाएगा। तो चना चूंकि दलहन फसल है जिसमें प्रोटीन का सोर्स सबसे ज्यादा होता है ना। यानी कि दलहन जो फसल होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो लेकिन चना में जब पूछा है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 21%। जैसे मूंग का पूछेगा, मूंग का, मटर का, मसूर का, तो लगभग 25% के आसपास होता है। लेकिन अगर आपको लोबिया पूछे तो आपको 23% बताना है। यानी कि हमको देखने को मिल रहा है जो दलहन फसल रहता है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो रहती है 20 से 25% के बीच में रहता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा चना में प्रोटीन की मात्रा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 21%। फिर 11 नंबर का क्वेश्चन चलते हैं, कहता है मूंगफली में तेल की मात्रा कितना पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता रहता है। जैसे सोयाबीन में हमने प्रोटीन का पढ़ा, उसी प्रकार मूंगफली में तेल की मात्रा पूछी जाती है, ठीक है। तो मूंगफली में सबसे पहले ये भी बता देता हूँ कि प्रोटीन की मात्रा कितना होता है। तो प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 26 होती है, और तेल की जो मात्रा होता है वो होता है 42%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मूंगफली में तेल होता है 42% और तेल की मात्रा होती है 26%, सॉरी, मूंगफली में तेल की मात्रा होती है 42% और प्रोटीन की मात्रा होती है 26%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है गेहूं के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है ग्लूटीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है जीन, ऑप्शन नंबर इल्यूमिनेट, ठीक है। तो गेहूं के जो प्रोटीन है उसको नाम से जाना जाता है ग्लूटीन के नाम से। जैसे गेहूं के पहले शब्द में ग लगा हुआ है, इसमें भी ग लगा रहेगा। तो आप लोग एग्जाम हॉल में अगर कंफ्यूज होंगे तो आप लोग को याद रखना है कि ग्लूटीन में भी पहले वर्ड जो रहता है वो ग है, इसलिए ये गेहूं का हो सकता है, ये आप लोग को याद रखना है। उसी प्रकार आपको यहाँ पर ओरिजिन और जीन भी देखने को मिल रहा है। ओरिजिन जो है वो धान के प्रोटीन को कहते हैं, धान के प्रोटीन को ओरिजिन बोला जाता है। और यहाँ पर ऑप्शन जो सी दिख रहा है जीन, ये मक्के के प्रोटीन का एक नाम है। समझ आ गया। तो हमारा 12वां नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है गन्ना का उत्पत्ति स्थान कौन सा है। कुछ
क्वेश्चन जो आप लोग को देखने को मिलेंगे वो उत्पत्ति स्थान से देखने को मिलेंगे। तो गन्ना का जो उत्पत्ति स्थान है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, न्यू गुनिया। ठीक है। अगर आपको गेहूं का पूछे तो गेहूं का क्या है, दक्षिण पश्चिम एशिया या टर्की। ठीक है। और इसी प्रकार से बाकी फसलों का भी आप लोग को याद रखना है। फिर इसके पश्चात एक और क्वेश्चन आ रहा है, कहता है मक्का का उत्पत्ति स्थान यानी कि मेज का ओरिजिन कहाँ पर हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अमेरिका। ठीक है। मक्के का जो उत्पत्ति हुआ है वो दक्षिण अमेरिका में हुआ है ना। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 15वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल लगभग या 1-2 साल के अंतराल में ये पूछे जाते हैं। कहता है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। जैसे आप लोग देखते हो टमाटर अलग अलग कलर में आता है। सबसे पहले वो हरा रहता है जो क्लोरोफिल के कारण होता है। हरा के बाद थोड़ा सा वो पकने लगता है तो उसमें येलोपन आ जाता है यानी कि पीलापन। तो पीलापन होता है कैरोटीन के कारण। लेकिन जब पीला के बाद आपको लाल रंग दिखाई दे तो उसी का कारण यहाँ पर पूछा गया है। तो टमाटर में लाल रंग का कारण किसके कारण होता है बेटा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लाइकोपीन, ये आपका सही आंसर है। ठीक है। हाँ, कैरोटीन के कारण पीलापन होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। जैसे आप मिर्च को खाते हो और आपको तीखा महसूस होता है तो वो तीखापन यानी कि पंजेंसी किसके कारण आता है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तीखापन का कैप्सेसिन। अब देखो यहाँ पर कैप्सेसिन और कैप्सेथिन भी पढ़े रहते बच्चे तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे तीखापन, क्या तीखापन को हम देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। देखने को हम क्या बोलते हैं, सीन। तो देखो इस वर्ड के अंत में भी क्या आया है, सीन आया है। क्या आया है, सीन आया है। और ये जो कैप्सेथिन है ये किसका कारण होता है, मिर्च में लाल रंग का कारण होता है। किसके कारण, जब मिर्च लाल रंग होता है तो उसका कारण क्या होता है, कैप्सेथिन। तो आपने देखा होगा बेटा जो लाल रंग का जो मिर्च होता है ना वो थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है, पतला रहता है। क्या रहता है, चपटा हुआ और पतला रहता है यानी कि वो थीन होता है। तो आप लोग को याद रखना है क्या, कैप्सेथिन जो रहेगा वो मिर्च में लाल रंग का कारण होगा और कैप्सेसिन जो होगा वो तीखापन का कारण होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से आपको इस वीडियो में मैं ट्रिक भी बताते जाऊंगा कैसे आप लोग को एग्जाम हॉल तक याद रखना है इस चीजों को। फिर कहता है शुष्क फलों का राजा कौन सा है। ठीक है। जैसे अलग अलग फलों का राजा होता है। ठीक है। फलों का राजा पहले तो आम को बोलते हैं लेकिन अब यहाँ पर शुष्क फलों का राजा पूछा है। ठीक है। तो शुष्क फलों का जो राजा होगा वो कौन होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, बेर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है गरीबों का अनाज किसे कहा जाता है। ठीक है। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें उनका उपनाम पूछा जाता है। कुछ फसलों को अलग अलग नाम से जानते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर पूछा है गरीबों का अनाज किसे कहते हैं। तो गरीबों का जो अनाज है उसको हम बोलते हैं क्या, बाजरा। ठीक है। बाजरा को ही गरीबों का अनाज कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। फिर 19वां नंबर का क्वेश्चन आता है मृदा का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं। ठीक है। तो कुछ यंत्रों से भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसे आप अपेक्षित घनत्व नापोगे बहुत सारे चीज़ों का, जैसे दूध का, मृदा का, पानी का, अलग अलग चीज़ों का। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर जो रहते हैं यंत्र होते हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मृदा का अपेक्षित घनत्व जो मापते हैं वो मापते हैं पिक्नोमीटर से। याद रखिएगा पिक्नोमीटर से मृदा का अपेक्षित घनत्व मापते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और यंत्र दिखाई दे रहा है जो आप लोग को अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है, जो कि है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, किसका अपेक्षित घनत्व, तो दूध का अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर 20वां नंबर का क्वेश्चन कहता है मृदा नमी कौन से यंत्र से ज्ञात करते हैं। यानी कि सॉइल जो मॉइस्चर रहता है उसको मापने के लिए हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखो ऑप्शन 1, 2 और 3 यहाँ पर दिया हुआ है जिसमें इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, टेंसियोमीटर। मृदा नमी को मापने के लिए हम लोग टेंसियोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 21वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
दोस्तों याद रखिएगा, एक ऐसा टॉपिक है नाबार्ड, एक ऐसा चीज है जिससे हर साल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को, एक क्वेश्चन तो आता ही है और कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंगल नाबार्ड से ही भाई। तो नाबार्ड क्या, सबसे पहले जान लो, जितने भी एग्रीकल्चर बैंक है उसका सबसे हेड बैंक है, अपेक्स बॉडी है, सबसे शीर्ष का बैंक है ये, ऊपर का, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982। इसका जो अभी क्वार्टर है यानी कि मुख्यालय, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। तो इसकी स्थापना यहाँ पर पूछी गई 12 जुलाई 1982। एक चीज और आता है, जो नाबार्ड बैंक है एक प्रकार का वित्तीय संस्थान है, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो शिवारामन समिति की सिफारिश पर हुआ था। शिवारामन नाम का एक समिति था, उन्होंने सिफारिश दिया था और सिफारिश को एक्सेप्ट करके इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा शिवारामन समिति। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय बीज अधिनियम की शुरुआत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 1966। अगर आपको यहीं पर राष्ट्रीय बीज निगम पूछ देता तब उसका सही आंसर क्या था, 1963। लेकिन हमको क्या पूछा है, राष्ट्रीय बीज अधिनियम की शुरुआत कब हुई थी। देखिए यहाँ पर याद रखिएगा, अधिनियम आता है या तो एक ठो निगम आता है, ठीक है, एक निगम आता है और एक अधिनियम आता है, ठीक है। तो निगम जो है वो छोटा है, तो निगम में आंसर क्या आता है हमेशा, राष्ट्रीय बीज निगम 1963, क्योंकि निगम छोटा दिख रहा है। और अधिनियम बोलूंगा तो अधिनियम बड़ा दिखता है, और ये 1966 भी बड़ा है 1963 से। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा आप लोग याद रखने के लिए, मेमोराइज करने के लिए आप लोग इसको ट्रिक बना सकते हो कि जिस वर्ड में अधिनियम आ रहा है वो वर्ड बड़ा है, तो उसका जो सन भी होगा 1966 होगा, बड़ा होगा। क्योंकि दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और दोनों में ही आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए याद रखिएगा, निगम छोटा है तो 63, अधिनियम बड़ा है तो 1966, ठीक है, याद रखिएगा। आगे कहता है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, IPRI, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा बेटा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कानपुर में, ठीक है। कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कहता है सरसों अनुसंधान निर्देशालय स्थित है। सरसों अनुसंधान निर्देशालय जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है, प्रेजेंट में। तो याद रखिएगा भरतपुर राजस्थान में, ठीक। फिर कहता है CPRI का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप लोग के ऊपर मैं छोड़ता हूँ, इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, ओके। 26 नंबर का क्वेश्चन आता है केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सॉइल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, केंद्रीय मृदा अनुसंधान संस्थान, तो ये है बेटा MP भोपाल में, कहाँ पर, MP भोपाल में स्थित है, ठीक है। फिर 27 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा जो फसल है मृदा आवरण फसल है। मृदा आवरण यानी कि मृदा को ढकने वाला, ठीक है, मृदा को कवर करने वाला कौन सा क्रॉप है। तो ये क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, लोबिया। लोबिया एक ऐसी फसल है जो मृदा को ढक के रखती है, जिससे मृदा का क्या होता है, संरक्षण होता है, मृदा कटने से बच जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मृदा आवरण फसल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है गेहूं का परीक्षण भार कितना होता है। अभी परीक्षण भार क्या होता है, देखो, एक तो होता है सीड इंडेक्स और एक होता है सीड वेट, है ना। सीड इंडेक्स में क्या होता है, 100 बीजों का जब वजन लेते हैं तो इसको सीड इंडेक्स बोलते हैं, और 1000 बीजों का जब वजन लिया जाता है तो उसको सीड वेट कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, अलग अलग बीजों का परीक्षण भार अलग अलग होता है, ठीक है। तो गेहूं का यहाँ पर पूछा हुआ बेटा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, 30 से 40 ग्राम, ठीक है। अगर धान का भी पूछ दे तो सामान्य धान का होता है 25 ग्राम और गेहूं का कितना होता है, 30 से 40 ग्राम, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है निम्न में से कौन सा पौधा जो है वो C4 टाइप का है, ठीक है। C4 टाइप का पौधा कौन सा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है धान, गन्ना, अरहर और सोयाबीन। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, गन्ना। गन्ना इसका सही आंसर है, गन्ना C4 प्रकार का एक पौधा है। बाकी जितने भी धान, अरहर और सोयाबीन आपको दिख रहे हैं ये सब के सब C3 पौधे हैं, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं अपने कुछ क्वेश्चन सीरीज में। 30वां नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, कहता है सबसे अधिक आनुवांशिक शुद्धता यानी कि जेनेटिक प्योरिटी वाला बीज कौन सा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जेनेटिक प्योरिटी जो रहता है वो सबसे पहले नंबर के बीज में होता है, वो होता है केंद्रक बीज। केंद्रक बीज से क्या बीज बनता है, प्रजनक बीज। प्रजनक बीज से क्या बीज बनता है, आधारी बीज। आधारी बीज से क्या बनता है, पंजीकृत बीज। पंजीकृत बीज से क्या बनता है, प्रमाणित बीज। तो सबसे कम आनुवांशिक शुद्धता होता है सबसे लास्ट बनने वाले बीज में, जो कि कौन सा है, प्रमाणित बीज। और इसी बीज का ही किसान क्या करते हैं, बोने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनने वाला बीज कौन सा होता है, मूल केंद्रक बीज। दूसरे नंबर पर कौन बनता है, प्रजनक बीज। तीसरे नंबर पर आधारी बीज। और आधारी बीज से लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, कौन से बीज को मातृ बीज कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आधार बीज। क्यों आधार बीज को मातृ बीज कहते हैं, क्योंकि जो हम बोने के लिए यूज करते हैं ना प्रमाणित बीज, उसका निर्माण जो होता है वो आधारी बीज से होता है, इसलिए इसको मातृ बीज बोला जाता है। समझ आ गया, ओके। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा ग्रामिनी का नहीं है। ग्रामिनी फैमिली से कौन सा पौधा बिलोंग नहीं करता। तो देखिए आप लोग को अच्छे से पता होगा, मक्का तो ग्रामिनी फैमिली का है, बाजरा भी है और गन्ना को भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा क्या होगा, ग्रामिनी का कौन नहीं है, बरसीम नहीं है, क्योंकि बरसीम कौन से कुल का है, लेग्यूमिनेसी कुल का है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब्जी चारा और हरी खाद के लिए कौन सा फसल उपयोगी है। भाई वो सब्जी पर्पस में भी, चारा पर्पस में भी और हरी खाद के लिए, तीनों पर्पस में यूज होता है, वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोबिया। लोबिया यानी कि बरबट्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है कपास का पौधा कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, कभी कभी फैमिली से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी बॉटनिकल नेम से भी आ जाते हैं। तो जितने बच्चे पीएटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप लोग, फैमिलीज के नाम याद रखो, है ना, उस पादप के वनस्पति के नाम यानी कि साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम को याद रखो, तो कभी कभी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इजी टैकल हो जाते हैं, आराम से बनाए जा सकते हैं। तो कपास का पौधा कौन से कुल से संबंधित है बेटा, तो मालवेसी फैमिली से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है। भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कौन से फसल का है, गेहूं का, धान का, चना का, मक्का का। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है वो धान का है। ठीक है, अगर उत्पादन भी पूछे सबसे ज्यादा कौन से अनाज का उत्पादन होता है तो धान आएगा। ठीक है, लेकिन ये भारत के अंतर्गत है। ठीक है, फिर कहता है अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने के लिए सहायक जीवाणु। ठीक है, अमोनिया से नाइट्रेट में बदलने के लिए जो सहायक जीवाणु होते हैं, ठीक है, उसका जो आंसर होगा वो होगा नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कपास में पाए जाने वाला विषैला रसायन कौन सा है। तो कपास में क्या होता है, एक विषैला विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है क्या, गॉसिपोल। ये कपास में पाया जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे शब्द दिखाई दे रहे हैं, इसका भी मैं यहाँ पर आंसर कर देता हूँ। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो आता है HCN। HCN जो है ज्वार की पत्तियों में पाया जाता है, और आपको पूछा जाएगा ज्वार में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो वो होगा HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड। इसी को हम लोग ध्रुवीन भी बोलते हैं। ठीक है, और गाइट्रोजन जो हानिकारक विषाक्त पदार्थ है ये पाया जाता है आपका सोयाबीन में, और सोलेनिन आपको आलू में दिखाई देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायु की गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ठीक है, तो वायु की गति को मापने वाला जो यंत्र है वो है एनीमोमीटर। कौन है, एनीमोमीटर। ठीक है, यहाँ पर एवोपोमीटर लिखा गया है, ये गलत है। ठीक है, और एक आता है वायु की दिशा। वायु की दिशा को मापने के लिए विंड वैन का यूज किया जाता है, और वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा एनीमोमीटर होगा, है ना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। फिर 36 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, टमाटर और जो बंद गोभी है वो क्यों फटता है, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो कभी कभी टमाटर जो रहता है वो क्रैक हो जाता है, तो इसका जो कारण होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बोरान। ठीक है, टमाटर और बंद गोभी का फटना बोरान की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, टॉपिंग जो क्रिया है वो कौन से फसल से संबंधित है या किसमें किया जाता है। तो टॉपिंग का मतलब क्या होता है, टॉपिंग में जो प्लांट के टॉप वाले पोर्शन का जो पत्ती रहता है, ठीक है, उन सभी को रिमूव किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। ठीक है,
तो ये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कपास में अपनाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं 38 नंबर का क्वेश्चन, डी सकरिंग किसमें किया जाता है? डी सकरिंग, पहले तो समझ लेते हैं सकर्स क्या होता है, उसके बाद डी सकर्स। सकर्स जो होता है ये अधिकतर केला या कुछ फसलों में आपको दिखाई देने लगेगा, जो अंदर से, जैसे मान लो केला का तना है, मुख्य तना, तो मुख्य तना भूमि के नीचे रहता है। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन में आपको बता देता हूँ, मान लो ये केला का पौधा है। ठीक है, तो केला का पौधा ये जमीन से लगा हुआ है, लेकिन जमीन के नीचे के तने से कुछ अनवांटेड सकर्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी सकर्स को हटाया जाता है। क्यों हटाया जाता है? क्योंकि ये हमारे मुख्य केले के पौधे के पोषक तत्वों को अपटेक कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए मुख्य पौधों को पोषक तत्व ज़्यादा नहीं बूझ पाते, इसलिए इनको हटा दिया जाता है। तो इन्हीं सकर्स को हटाना ही क्या कहलाता है? डी शकरिंग, जो कि हम किस में अपनाते हैं? केला में अपनाते हैं। फिर 39 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, जौ के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? तो जौ के पुष्पक्रम को अपन क्या बोलते हैं? इसके पुष्पक्रम को बोला जाता है स्पाइक। क्या बोला जाता है? स्पाइक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर कहता है 40 नंबर का क्वेश्चन, धान के फल को क्या कहते हैं? फ्रूट टाइप ऑफ राइस, यानी कि जितने भी अनाज वाले फसल है उनके बीज को हम क्या बोलते हैं? तो उनके बीज को यानी कि फल को हम क्या बोलते हैं बेटा? कैरियोप्सिस, याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? कैरियोप्सिस। ठीक, और अगर आपको पूछ दे दलहन के फल को किस नाम से जानते हैं, तो उसके फल को बोला जाता है पॉड। ठीक है, और सिलिकुआ किसके फल को बोलते हैं? जितने भी क्रूसीफेरी फैमिली के सदस्य हैं या फसल है उनके फल को हम क्या बोलते हैं? सिलिकुआ बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर कहता है प्रति व्यक्ति कितने ग्राम दाल की आवश्यकता होता है प्रतिदिन के हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, 80। प्रत्येक व्यक्ति को 80 ग्राम दाल का सेवन प्रतिदिन आवश्यक होता है। ठीक है, आधार बीज का जो टैग रंग होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो आधार बीज का जो टैग रंग होता है बेटा वो होता है, आपका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पीला, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सफेद, और ऑप्शन सी दिया हुआ है नीला। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या होगा? सफेद। आधार बीज को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन से याद रखिएगा सफेद, लड़कियां लगाती है ना फाउंडेशन, सफेद सफेद दिखने के लिए, तो उसी से याद रखिएगा। और पीला रंग का टैग होता है प्रजनक बीज का। किसका? पीला रंग का जो टैग होगा वो होगा प्रजनक बीज का। ठीक है, और नीला रंग का जो टैग होता है वो प्रमाणित बीज के लिए होता है, और सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको बैगनी, तो बैगनी रंग का जो टैग होता है वो पंजीकृत बीज के लिए होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप सभी को तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कहता है पौधे द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले जल को कौन से जल कहते हैं? ठीक है, तो देखिएगा आप लोग जब मृदा के बारे में पढ़ोगे तो आपको 3 प्रकार के जल के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, एक होता है आर्द्रताग्राही जल यानी कि हाइग्रोस्कोपिक वाटर, एक होता है गुरुत्वीय जल, ठीक है, यानी कि ग्रेविटेशनल वाटर, और एक होता है केशिका जल यानी कि कैपिलरी वाटर। तो इन तीनों जल में जो सबसे ज़्यादा पौधा लेता है यानी कि कौन से जल को ग्रहण करता है? पौधा केशिका यानी कि कैपिलरी वाटर को, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। ठीक है, फिर 44 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित फसल कौन सा है? सबसे पहले तो समझते हैं हरित क्रांति होता क्या है। हरित क्रांति जो एक प्रकार का एक क्रांति चलाया गया था जो अनाज वाले फसलों के उत्पादन के को बढ़ाने के लिए चलाया गया था, है ना। और इसके जो जनक थे वो थे कौन? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में कौन थे जनक? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति को जो चलाने का उद्देश्य था क्या था? अनाज वाले फसलों के उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, तो बहुत सारे अनाज इसमें लिए गए थे, टोटल 6 अनाज को लिया गया था, है ना। ज्वार, बाजरा, धान, गेहूँ, मक्का, रागी, ये सब को लिया गया था। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल कौन सा था इसमें? वो था अपना गेहूँ। हमारा कौन सा था? गेहूँ सबसे ज़्यादा प्रभावित फसल था। और ये जो हरित क्रांति है वो 1966 को चलाया गया था बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। और इसके 2 जनक है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग विश्व स्तर में, और भारतीय स्तर में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डिब्बाबंदी विज्ञान के जनक कौन है? डिब्बाबंदी यानी कि कैनिंग के जनक कौन है? ठीक है, तो कैनिंग के जनक निकोलस एबार्ट को बोला जाता है। ठीक है,
इन्होंने सबसे पहले डिब्बाबंदी की शुरुआत की थी। आगे बढ़ते हैं। कहता है 46 नंबर का क्वेश्चन, भारत की मृदा में कौन से मुख्य तत्व की कमी होती है? भारत की मृदा में कौन से सूक्ष्म या मुख्य तत्व, दो चीज पूछा जाता है, या तो वो सूक्ष्म तत्व की कमी पूछेगा या तो मुख्य। तो मुख्य तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये सारे सारे मुख्य पोषक तत्व है। तो मुख्य पोषक तत्व में नाइट्रोजन की कमी आपको भूमि में दिखाई देने को मिलेगा। लेकिन यहीं पर आपको पूछ दे भारत की मृदा में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी है, तब उसमें क्या आता है? ऑप्शन नंबर बी, जिंक। तो अभी फिलहाल हमको क्या पूछा है? मुख्य पोषक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है, और इसी की कमी सबसे ज्यादा भारतीय मृदाओं में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन कहता है, खरपतवार विज्ञान के पितामह यानी कि जनक कौन है खरपतवार के? तो विभिन्न जनक से भी क्वेश्चन उठता है, इसके फादर कौन है, उसके फादर कौन है, ठीक है। तो खरपतवार का जो फादर है वो कौन है? जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल एक और चीज के फादर हैं, भू परिष्करण, ठीक है, यानी कि टीलेज के। याद रखिएगा, भू परिष्करण के ये जनक माने जाते हैं, ठीक। फिर 48 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, भारत में निर्मित होने वाला सबसे सस्ता उर्वरक कौन सा है? सबसे सस्ता उर्वरक के रूप में जाना जाता है यूरिया को। लेकिन आपको पूछ दे भारत में निर्मित सबसे पहला उर्वरक कौन सा है, तब क्या आता है? SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे प्रमुख तिलहन फसल कौन सा है, ऐसे आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो भारत की सबसे प्रमुख तिलहन जो फसल है वो है सरसों। कौन है? सरसों, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन के हिसाब से हमने सरसों लिया है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इंद्रधनुष क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, इंद्रधनुष यानी कि रेनबो रिवॉल्यूशन के जो जनक है वो कौन है? तो इसका जो आंसर होगा वो कौन होगा? नीतीश कुमार, ठीक है। और आप लोग को सुनहरी क्रांति पूछे, सुनहरी क्रांति जो संबंधित है वो फल से संबंधित है। अच्छा, पहले मैं इंद्रधनुष क्रांति का बता देता हूँ। इंद्रधनुष क्रांति किस चीज से रिलेटेड है? कृषि के सभी क्षेत्रों के विकास से संबंधित है ना, कृषि के सभी सेक्टर से संबंधित है इंद्रधनुष क्रांति, ठीक। आपने देखा होगा कोई ना कोई क्रांति किसी न किसी रंग से लिया गया है, लाल क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। अब आपको पता है कि इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे सेक्टर आएंगे, इसलिए ये जो है इंद्रधनुष क्रांति कृषि के सभी सेक्टर से संबंधित है, ठीक है। अच्छा, मैं बात कर रहा था डॉक्टर KL चड्डा। डॉक्टर KL जो चड्डा है वो सुनहरी क्रांति के जनक है। सुनहरी क्रांति जिसको हम लोग गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ये सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ये फल उत्पादन से संबंधित है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके। फिर कहता है नीली क्रांति के पितामह यानी कि जनक कौन है? तो नीली क्रांति पहले तो जान लेते हैं किससे संबंधित है। नीली क्रांति का जो संबंध है वो है हमारा मछली उत्पादन से, मछली के उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। और इसको जो जनक माने जाते हैं वो कौन है? अरुण कृष्णन। कौन है? अरुण कृष्णन इसके जनक माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं नॉरिन टेन किस फसल से संबंधित है? नॉरिन टेन जो है वो एक प्रकार का जीन है जो कि गेहूं में यूज किया गया था हरित क्रांति के समय, और ये जो जीन है गेहूं में बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। तो नॉरिन टेन जो है वो किससे संबंधित होगा? गेहूं से। उसी प्रकार धान में भी एक बौनेपन का जीन आता है जिसका नाम है डीजी वूजिन। डीजी वूजिन जो जीन है, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हो? डी जी वू जीन, ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। तो डीजी वूजिन कौन से फसल से संबंधित है? धान से। लेकिन नॉरिन टेन पूछा जाए तो आपको बताना है क्या? गेहूं से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। फिर कहता है अरहर का प्रथम संकर किस्म कौन सा है? अरहर का प्रथम संकर किस्म होगा क्या? ICPH8। ये अरहर का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ICPH8 अरहर का प्रथम संकर किस्म है, ठीक। यहाँ पर और भी बहुत सारे किस्म दिए हुए हैं, उसका भी अपन जान लेते हैं। MGR1 जो है ये धान का प्रथम संकर किस्म है। किसका? धान का। HB जो है वो बाजरा का है। किसका है? बाजरा का, ठीक है। और CHH1 जो है वो किसका है? ज्वार का। तो याद रखिएगा, HB1 बाजरा का, MGR1 धान का, और CSH1 जो है वो ज्वार का है, ठीक है।
तो इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। फिर कहता है सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है। सफ़ेद सोना जनरली जो अपन बोलते हैं वो कपास को बोला जाता है, ठीक है। कपास को ही सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है गेहूं का उत्पत्ति स्थान, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ठीक है। तो गेहूं का उत्पत्ति स्थान जो है वो क्या है, टर्की है। दक्षिण पश्चिम एशिया या फिर टर्की को गेहूं का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और न्यू गिनिया किसका है, जैसे ऊपर मैं बता चुका हूँ, गन्ने का है। ब्राज़ील किनका किनका उत्पत्ति स्थान है, ज्वार बाजरा का है, ठीक है। सॉरी, ब्राज़ील जो है वो मूंगफली का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है। और अफ्रीका जो है वो ज्वार और बाजरा का, याद रखिएगा। टर्की किसका है, गेहूं का। न्यू गिनिया का गन्ना है। ब्राज़ील का मूंगफली है। और अफ्रीका उत्पत्ति स्थान किसका किसका है, ज्वार और बाजरा का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल स्प्रिंकलर सिंचाई के अंतर्गत कौन से राज्य का है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई के सबसे ज़्यादा क्षेत्र आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब ये बिल्कुल एंडिंग में आ चुका है। कहता है प्रथम सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था, ठीक है। प्रथम सिंचाई आयोग का गठन, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो याद रखिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। फिर कहता है 58 नंबर का क्वेश्चन, ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। एक तो आप लोग को ICAR के प्रथम महानिर्देशक पूछा जाता है, तो उसके आंसर क्या होगा, BP पॉल, ठीक है। BP पॉल कौन है, प्रथम क्या है, महानिर्देशक है, ठीक है। दूसरा जो है GS खुश के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। GS खुश कौन है, GS खुश जो है वो सुपर धान के पितामह है। और हिमांशु पाठक कौन है, ICAR के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, हिमांशु पाठक। आगे बढ़ते हैं। कहता है 59 नंबर का क्वेश्चन, फूल गोभी में बटनिंग रोग का कारण क्या है। फूल गोभी में बटनिंग रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फूल गोभी बटनिंग के कारण, सॉरी, नाइट्रोजन की कमी से फूल गोभी में क्या होता है, बटनिंग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आ रहा है बेटा वो है ब्लैक हार्ट जो रोग है, यानी कि काला सड़न, ये किस में होता है या कौन से फसल से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, आलू से। जैसे आप लोग आलू खाते हो तो इसको काटते समय आपने देखा होगा कहीं कहीं पर आपको काला काला धब्बा दिखाई देता होगा, ठीक है। तो वही काला धब्बा को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट, जो कि आलू से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, जिसमें हमने टोटल 60 क्वेश्चन को देखा। और इन 60 क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन की तैयारी हो गई है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सेशन को आपको ज्वाइन करना है। मैं डेली एक एक सेशन भेजते जाऊंगा चैप्टर वाइज। आप सभी को इस सेशन को ज्वाइन करना है और अपडेटेड रहना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले जितने भी वीडियो उसको सभी लोग ध्यान से और अच्छे से डेली अपडेट होकर के देखेंगे। और जितने बच्चे टेलीग्राम में जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है, वो पेड वाला बैच है जिसमें हम लोग 700 रुपये फीस रखे हैं। उसमें डेली क्वेश्चन आता है 100 से 150 क्वेश्चन टॉपिक वाइज, ठीक है। और उसका भी कैसे ज्वाइन करना है इसका वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी बच्चों को ज्वाइन करना होगा आप लोग दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।